नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि इतिहास क्या है। तो देखिए, उस समय भी हमने यही कहा था कि किसी भी एक सब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर परिभाषा तो नहीं हो सकती, लेकिन हम किसी न किसी रूप में उसको डेफिनेट उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। और इसके अंतर्गत हमने बताया था, विद्वानों का ये मानना है कि प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका तिथि क्रम के आधार पर जो संकलन किया जाता है उसे हम इतिहास की संज्ञा दे सकते हैं। अब हमने बात की थी प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं की। तो अब देखिए, प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है, विद्वानों के द्वारा इस समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ये जो 3 भाग आप देख रहे हैं, इतिहास का एक तरह से वर्गीकरण हो गया। प्रागैतिहासिक काल है, इसके बाद में दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल है। तो यदि मैं कहूँ कि हमारा जो ऐतिहासिक काल है वो मात्र 5000 वर्ष पुराना ही है, मात्र 5000 वर्ष पुराना। तो आप कहेंगे कि इतिहास तो काफ़ी प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, तो केवल ये ऐतिहासिक काल 5000 वर्ष पुराना ही कैसे है? तो देखिए, इसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, देखिए विद्वानों ने इस काल को किस आधार पर ये नाम दिया है? हमें जिस समय की जानकारी किसी लिखित साक्ष्य के रूप में नहीं मिलती, बल्कि केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जिस समय की जानकारी हमको मिलती है, उसे विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल के नाम से पुकारा है। अब यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य का तात्पर्य यह है कि मानव के कुछ अस्थि अवशेष, अन्य उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, पत्थर आदि के औजार, इन सब को हम पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मानते हैं, जो हमें भूमि से प्राप्त होते हैं, भूतल से प्राप्त होते हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर शोध कार्य करके विद्वानों ने इसे प्रागैतिहासिक काल का नाम दिया है। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल कौन सा हुआ कि जिस समय की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही मिलती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। तो यहाँ देखिए, मुख्य जो चीज़ आई यहाँ पर वो आई पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर केवल इस समय की हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसकी जानकारी भी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही मिलती है, परंतु इस समय के मानव ने, ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा, कि लिपि का आविष्कार कर लिया था, पढ़ना लिखना सीख लिया था, क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लिपि के लिखित साक्ष्य। यद्यपि इन साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य का मिलना इस बात की ओर इंगित करता है कि इस समय के मानव ने लिपि का आविष्कार कर लिया था और लिखना पढ़ना सीख लिया था। तो यहाँ पर इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही है, लेकिन साथ में इसके क्या जुड़ गया है? लिखित साक्ष्य भी जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखित साक्ष्य हैं जुड़ तो गए, लेकिन अभी तक इन लिखित साक्ष्यों के आधार पर हम इस काल के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए हैं, क्योंकि ये जो लिपि उस समय की है उसको अभी तक विद्वानों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए उपलब्ध तो है, परंतु इस उपलब्धता का अभी तक कोई अर्थ नहीं निकला है। तात्पर्य है कि इन उपलब्ध साक्ष्यों से अभी तक हमको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उस समय को जानने का। तो यहाँ पर इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल नाम दिया गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इस काल का निर्धारण भी किया जाता है, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होने के कारण से इसे आद्य ऐतिहासिक काल नाम दिया है, प्रागैतिहासिक काल से अलग करके। उसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल। तो देखिए, ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और इनके आधार पर इस काल का निर्धारण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले ही मिले हैं,
और इनसे हमें इस समय की जानकारी भी मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनके द्वारा भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। यहां पर मिले लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, और यहां पर पढ़ लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि इस काल के जो ये समय है, इस समय के बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्यों से भी मदद मिलती है। तो दोनों से हम इस काल के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल नाम दिया गया। अभी हमने बात की थी कि ऐतिहासिक काल जो है हमारा वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व का ही है। तो 5000 वर्ष का पूर्व का तात्पर्य हो गया कि अभी 21वीं सदी चल रही है, 2000 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं। तो 2000 वर्ष का समय ये, और उससे पूर्व 3000 वर्ष का समय। तो हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी ईसा पूर्व और ईसवी की। तो यहाँ पर देखिए 3000 ईसा पूर्व के आसपास से हमको ये जो लिखित साक्ष्य हैं वो मिलते हैं, और इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ लिया गया है। इसलिए ऐतिहासिक काल को लगभग 5000 वर्ष पूर्व का ही माना जाता है। यद्यपि मानव इतिहास बहुत प्राचीन रहा है, लाखों वर्ष पूर्व मानव का इतिहास प्रारंभ होता है, परंतु ऐतिहासिक काल यदि हम बात करें पर्टिकुलर ऐतिहासिक काल की, तो वो 5000 वर्ष पूर्व का ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उन्हें लगभग 3000 ईसा पूर्व की जो लिखित साक्ष्य हैं उन्हें ही पढ़ा जा सका है। उससे पहले के जो लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं या उस समय के जो लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं उनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है, उनसे किसी प्रकार की कोई मदद हमको नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर आप ये इतिहास का जो वर्गीकरण, समय का जो वर्गीकरण किया गया है विद्वानों के द्वारा, वो आपके थोड़ा समझ में आया होगा। इसके आगे हम बात करते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, फिर कौन सा, किस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल मानेंगे, कौन से काल को हम प्रागैतिहासिक काल मानेंगे, और ऐतिहासिक काल किस काल को मानेंगे। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक जो सबसे प्राचीन काल है, मानव का जब उद्भव हुआ, तो इस प्रागैतिहासिक काल को आगे चल करके विद्वानों ने पाषाण काल का नाम दिया है। पाषाण काल, पाषाण का तात्पर्य होता है पत्थर। मानव को भूमि पर सबसे पहले पत्थर मिले और पत्थरों का उपयोग उसने औजार और वस्तुएं बनाने में किया, इसलिए पाषाणों का उपयोग करने के कारण, पत्थर का उपयोग करने के कारण इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग का नाम दिया है। और आगे चल करके भी इसको 3 भागों में विद्वानों ने विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल, और थर्ड नव पाषाण काल। तो देखिए यहाँ पर 3 भागों में, पूरा का मतलब प्राचीन, मध्य मतलब बीच का, और उसके बाद में जो आया वो नव पाषाण काल। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और पाषाण काल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस समय के मानव ने पत्थर का औजारों और वस्तुएं बनाने में उपयोग किया था। इसके साथ साथ अब आदि ऐतिहासिक काल कौन सा माना जाएगा। तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल, अभी हमने बात की थी कि पुरातात्विक साक्ष्यों से हमको जानकारी मिलती है, परंतु इसके साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, यद्यपि उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आदि ऐतिहासिक काल में कौन सा काल आएगा। तो देखिए हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो, सिंधु सरस्वती सभ्यता कह सकते हो। तो ये जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल में मानी जाती है। ये आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई है उन मोहरों पर लिपि मिली है, लिपि के साक्ष्य मिले हैं, परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इसका जो निर्धारण है वो भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही होता है, लेकिन साथ साथ लिखित साक्ष्य मिले, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और इसका जो काल है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के लगभग का ही माना जाता है। लेकिन अभी हमने बात की थी कि ऐतिहासिक काल भी लगभग हमारा 5000 वर्ष पूर्व का ही है, 3000 ईसा पूर्व के लगभग का ही है। तो फिर 3000 ईसा पूर्व के लगभग का जब सिंधु घाटी सभ्यता है और इसके लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो फिर ये ऐतिहासिक काल में नहीं आई। और ऐतिहासिक काल जब 3000 वर्ष पुराना ही है, 5000 वर्ष पुराना ही है और 3000 ईसा पूर्व का ही है, तो फिर इसे ऐतिहासिक काल में क्यों नहीं रखा गया। तो देखिए बात ये करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ एक अन्य सभ्यता और थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया जो वर्तमान का आपका इराक गणराज्य है,
पश्चिमी एशिया में इराक गणराज्य है, उसे प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो मेसोपोटामिया है, यहाँ से जो लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं, ये भी इसके समकालीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसलिए यहाँ से मेसोपोटामिया से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ लिया गया है, जबकि इसकी समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आदि इतिहास में रखा गया है और इसे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि आपके ये जो इतिहास का वर्गीकरण हमने जो बताया, अभी हमने बात की, वो आपके कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। इतिहास को, मानव इतिहास को 3 भागों में विद्वानों ने विभाजित किया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस समय को माना गया है जिस समय में हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, बल्कि इस काल का निर्धारण केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही विद्वानों द्वारा किया जाता है। जबकि आदि ऐतिहासिक काल उस समय को माना जाता है जिस समय में हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही हैं और उन्हीं से हमें इस समय की जानकारी मिलती है, लेकिन साथ साथ इसमें लिखित साक्ष्य भी मिल गए हैं, परंतु उनसे अभी तक कोई मदद नहीं मिले, अर्थात उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और जबकि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्यों से भी हमको इस काल के निर्धारण का पता चलता है, अर्थात लिखित साक्ष्यों को पढ़ लिया गया है। तो इस प्रकार से ये 3 डिवाइडेशन हुए मुख्य तौर पर। और प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल में विभाजित किया गया है। पाषाण पत्थर को कहा गया है, मानव द्वारा पत्थर के औजार और जो वस्तुएं उपयोग में ली गई, इसलिए इसको पाषाण काल नाम दिया गया है। इसके अलावा आदि ऐतिहासिक काल की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, परंतु उनसे अभी तक उस काल के बारे में, सिंधु सरस्वती सभ्यता को जानने के विषय में अभी तक को हमें कोई मदद नहीं मिल पाई है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जबकि मेसोपोटामिया से मिले साक्ष्य जो लिखित हैं, उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ लिया गया, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो इसलिए ऐतिहासिक काल जो है हमारा वो 5000 वर्ष पूर्व का ही, अर्थात 3000 ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल हमारा माना जाता है। आगे की हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।